सर हेलो। हेलो हेलो सर स्टार्ट करें क्या? हेलो सर। हेलो सर। हाँ हाँ, आ रही है मेरी आवाज? तुम्हारी यस भी सर, आ रही है? यस सर, स्टार्ट करें। हाँ start। सर स्टार्ट करें। हाँ 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 हाँ। गुड इवनिंग एवरीवन। सर, today's topic is the deep learning with in neural network. This is some definition. Consider a single neural network with 3 input layer and 2 output. The input is x1, x2, x3. The output are O1, O2, which are equivalently same with weight function W1, Wi, and input layer Xi. So this is a single neural network. Compare logistic regression with single perceptron. In logistic regression, we have inputs and on one prediction output, predict value of the yi. तो we तो हम उसको एक हाइपर प्लेन से सेपरेट करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव को सिग्मॉइड में विद सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन। तो इस सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन होता है W ट्रांसपोज xi प्लस b। ये b हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो सेम चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे परसेप्ट्रॉन के लिए। यहाँ पे xi ये डी डायमेंशनल वेक्टर होगा और w मेरा वेट फंक्शन होगा डी डायमेंशन का।
तो ये हमारा सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन की तरह काम करेगा, सिंगल परसेप्ट्रॉन लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरह काम करेगा हमारा। ठीक है, तो हमारा अगर कोई भी डेटा है इसमें एक्स आई हमारा एक्स आई है और वाई आई है, तो मेरा टास्क होता है कि वेट और जो बी है कांस्टेंट वैल्यू उसको फाइंड करना या उसको ऑप्टिमाइज करना। तो हमारा जो सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन में होता है कि डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई प्लस बी अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो वैल्यू 1 देगा, और हर केस अदरवाइज केस में वैल्यू 0 देता है। ये हमारा मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, इसको पहला जो फर्स्ट है इसको इनपुट लेयर बोलते हैं, सेकंड को फर्स्ट हिडन लेयर बोलते हैं, सेकंड उसके बाद सेकंड हिडन लेयर, आउटपुट लेयर, फाइनल आउटपुट। तो उसको ये मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन यूज करने का एक रीजन बायोलॉजिकल इंस्पिरेशन भी है और दूसरा मैथमेटिकल है, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम जैसे सिग्मॉइड कंपोजिट फंक्शन यूज करते थे उसी टाइप से यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है वहाँ यहाँ पे भी। इसका नोटेशन चेक करते हैं। पहला होता है नोटेशन हमारा जो इनपुट लेयर होता है एक्स आई जे। एक्स आई आई यहाँ पे होता है ये पॉइंट होता है कौन सा आप रो को सेंड कर रहे हैं, और जे होता है फीचर, जैसे हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे ऐसे जनरली यहाँ पे डी होता है, यहाँ पे हम 4 यूज किए हैं 4 लेयर के लिए। और एफ आई जे, यहाँ पे आई होता है लेयर और ये जे होता है इंडेक्स। जैसे ये लेयर 1 के लिए ये F11 होगा, ये F12 होगा लेयर, उसके बाद इंडेक्स होता है तो F12 होगा। इसके लिए सेकंड लेयर के लिए ये F21 होगा, थर्ड लेयर के लिए F31 होगा, ये सेम चीज है। उसके बाद होता है कि यहाँ जो आउटपुट आ रहा है, आउटपुट भी सेम चीज होता है। पहला इसमें होता है आई से लेयर होता है और जे फॉर इंडेक्स होता है। और अगला नेक्स्ट होता है कि वेट मेरा फंक्शन। वेट फंक्शन में 3 चीज होता है, आई जे और के। आई होता है फ्रॉम, जे होता है टू, और के होता है नेक्स्ट लेयर। जैसे ये इसके लिए W11 टू द पावर 2 है, तो ये 1 से 1 पे ही जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट लेयर कौन सा 2 है। ये क्या होगा 1 से 2 पे जाएगा, लेकिन नेक्स्ट लेयर क्या होगा 2 होगा। ये इसके लिए क्या होगा, ये 2 से 1 पे जाएगा, W21 नेक्स्ट लेयर 2 होगा। तो ऐसा ही होता है, ऐसा होगा। तो ये हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा 4x3, 3x2, 2x1। ये लगभग 20 वेट का ओवरऑल 20 वेट का हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये हम हमारा आउटपुट पे बात करते हैं कि अगर आउटपुट अगर मेरा क्लासिफिकेशन होगा तो यहाँ पे हम एल क्लासिफिकेशन यूज करेंगे। अगर यहाँ रिग्रेशन होगा तो इसके यहाँ पे स्क्वायर लॉस यूज करेंगे। इसमें एक साथ में रिग्रेशन टर्म यूज करते हैं, उसको बाद में देखेंगे क्या होता है वो। इसको डिफरेंशिएट करेंगे लॉस फंक्शन को, तो हमारा कुछ ऐसा आता है। ऑप्टिमाइजर यूज करेंगे, एसजीडी ऑप्टिमाइजर और बहुत सारा ऑप्टिमाइजर, उसको देख लेते हैं बाद में। ये हमारा वेट अपडेशन फॉर्मूला है, W न्यू इक्वल टू W ओल्ड माइनस लर्निंग रेट इनटू डिफरेंशिएशन। तब बात आती है कि मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में हमारा बैक प्रोपगेशन क्या होता है, चैन रूल प्लस मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन वाले टर्म को हम देखेंगे अभी, बैक प्रोपगेशन को पहले चेन रूल को देखते हैं। चेन रूल में ये होता है कि हम पहले फॉरवर्ड पास पे लेके जाते हैं, फॉरवर्ड पास पे लेके गए एल तक लेके गए, फिर हमको बैकवर्ड आना है और वेट को अपडेट करना है। तो ये एल मेरा पहला किस पे डिपेंड कर रहा है, सबसे पहले O31 पे डिपेंड कर रहा है। O31 किस पे डिपेंड कर रहा है, O11 3 पे डिपेंड कर रहा है, और O21 3 पे डिपेंड कर रहा है, और O21 पे डिपेंड कर रहा है। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं बेसिकली O11 3, तो ये लॉस मेरा O31 पे डिपेंड कर रहा है, और O31 हमारा O11 3 पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हम फाइंड कर लेंगे। उसी टाइप से O21 पे वाला निकाल लेंगे, ये O21 पे निकाल लिए, ये सेम वेट 2 के लिए हो जाएगा हमारा। और हमारा जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये 1-1 वाला पार्ट क्रिएट करता है, क्योंकि O31 O21 पे डिपेंड कर रहा है, O22 पे डिपेंड कर रहा है, फिर O21 O11 पे डिपेंड कर रहा है, और O11 यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। ओवरऑल 1-1 जो है वो O21 पे डिपेंड कर रहा है और O22 पे डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पे एडिशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो डिफरेंशिएशन में यूज करते हैं, ये वाला है कि पहले O21 के लिए निकाल लिए, फिर प्लस
कर करके O22 पे निकाल ली। इस टाइप से हमारा ये डिफरेंशिएशन निकल जाएगा। और आता अगला टास्क होता है मेमोराइजेशन। हम ये देख रहे हैं कि हम 1-1 को कैलकुलेट करने के लिए O31 को बहुत बार यूज कर रहे हैं। यहाँ पे 2 ही बार दिखा रहा है लेकिन बहुत बार यूज कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि हम उसको कहीं स्टोर करके रख लें, जैसे हम एल्गोरिदम में, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में यूज करते थे डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करते थे, तो वहां पे हम सेव करके रख लेते थे वैल्यू को। तो यहाँ पे सेम चीज को हम सेव करके रखेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा मेमोरी बचेगा, ज्यादा मेमोरी लगेगा लेकिन हमारा कंप्यूटेशनल पावर डिक्रीज करेगा। तो ये चैन रूल प्लस मेमोराइजेशन को बैक प्रोटेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब बैक प्रोटेक्शन के लिए हमारा क्या क्या चीज चाहिए? पहले वेट को इनिशियलाइज करना चाहिए। वेट इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट को हम देखेंगे आगे। उसके बाद होता है कि हर एक रोज के लिए डाटा में जितना भी रोज है उसको हम एक बार न्यूरल नेटवर्क से पास करेंगे, उसका लॉस कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद चैन रूल और मेमोराइजेशन लगाकर उसका वेट अपडेट करेंगे, और इस प्रोसेस जो मेरा 2 प्रोसीजर है उसको हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक मेरा जो कन्वर्ज नहीं कर जाए। जब तक कन्वर्ज कर जाएगा उसका हम ब्रेक कर देंगे। तो पहला ये होता है, एक टर्म होता है कि 10 इपॉक 20 इपॉक तक लेके जाना है हमको डेटा को, 10 इपॉक 20 इपॉक तक ट्रेन करना मॉडल। तो 1 इपॉक होता है कि हम एक पूरा डेटा को कितने न्यूरल नेटवर्क से जो पास करेंगे वो 1 इपॉक होगा हमारा। तो यहाँ पे कुछ चीज होता है कि जैसे एसडीडी होता है और मिनी बैच एसडीडी का ग्रेडियंट डिसेंट होता है। एक 3 चीज होता है, इसको चेक करते हैं। अगर हम सिंगल डेटा पॉइंट को एक बार हम न्यूरल नेटवर्क से पास करेंगे तो उसको बोलेंगे एसडीडी। कुछ बंच ऑफ डेटा पॉइंट्स को पास करेंगे, कुछ बंच ऑफ सेट ऑफ डेटा को, तो उसको बोलेंगे मिनी एसडीडी। और एक बार में होल डेटा पॉइंट को न्यूरल नेटवर्क से पास करेंगे तो उसको ग्रेडियंट डिसेंट बोलते हैं। ठीक है, या हमारे पास बहुत सारा एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, जो ये हमारा एफ होता है उसको हम एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे कुछ यूज करते हैं। जैसे सिग्माइड एक्टिवेशन फंक्शन है, 10H है। अभी आगे हमारे पास एक रेलू एक्टिवेशन फंक्शन आएगा, वो वाला देखेंगे अभी। ये हमारा सिग्माइड एक्टिवेशन फंक्शन होता है, इसका ये फंक्शन का वैल्यू होता है और इसका डेरिवेटिव ये होता है। उसी हिसाब से 10H होता है और 10H का डेरिवेटिव ये होता है। दोनों का वैल्यू 0, सिग्माइड का वैल्यू 0 और 0.25 के बीच में लाई करता है और 10H का 0 और 1 के बीच में लाई करता है। जो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम, उसके डेरिवेटिव का वैल्यू, डेरिवेटिव का वैल्यू ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो वो जो हमारा वेरिएंस का जो मैटर आता है, वैनिशिंग ग्रेडियंट का जब इशू आता है उस टाइम ये फैक्टर करता है। सर ये अगला पार्ट आता है वैनिशिंग ग्रेडियंट और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट। तो वैनिशिंग ग्रेडियंट में क्या होता है कि अगर हम इसको इस टाइप का कोई भी चैन रूल को सॉल्व कर रहे हैं, अगर इसका वैल्यू मेरा 1 से छोटा हो गया, इसका भी वैल्यू 1 से छोटा हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा वेट जो अपडेट करेंगे, अगर हम लर्निंग रेट का वैल्यू 1 भी ले लेते हैं और ये वाला वैल्यू मेरा बहुत छोटा है, तो हमारा वेट जो अपडेट होगा, जो माइनस सब्ट्रैक्शन पार्ट ज्यादा माइनस नहीं करेगा, तो ओल्ड इक्वल टू न्यू मेरा लगभग सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है 10H के साथ और हमारा सिग्माइड एक्टिवेशन फंक्शन के साथ। तो इसको बोलते हैं वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। अगर यही सेम चीज होता है कि मेरा ये वैल्यू, डेरिवेटिव का वैल्यू 1 से बहुत बड़ा हो गया, तो ये भी इसका वैल्यू 1 से बहुत बड़ा हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हमारा ओल्ड और न्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो ये भी हमारे लिए एक हानिकारक है ये चीज। वैनिशिंग ग्रेडियंट और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट दोनों चीज हानिकारक आता है। आगे अगला आता है बायस वेरिएंट ट्रेड ऑफ। तो बायस वेरिएंट ऑफ ट्रेड ऑफ में क्या होता है, अगर मेरा नंबर ऑफ लेयर बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोर वेट होगा, पैरामीटर ज्यादा होगा, तो हमारा मॉडल क्या होगा, ओवरफिट करेगा। ओवरफिटिंग मॉडल को बोलते हैं हाई वेरिएंस मॉडल। ये हम कभी मशीन लर्निंग में हम हाई वेरिएंस और लो बायस मॉडल यूज नहीं करते हैं। हाई ओवरफिटिंग में क्या होता है कि हमारा ट्रेनिंग डेटा में एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आता है, लेकिन टेस्टिंग डेटा में एक्यूरेसी बहुत घट जाता है, जो कि दोनों के बीच में गैप बहुत जाता है ट्रेनिंग और टेस्टिंग में, वो हमारा मॉडल के लिए सही नहीं है। सेम चीज अगर लेयर कम लेंगे तो अंडर फिटिंग जाएगा मॉडल और हाई बायस मॉडल बोलेंगे उसको। ठीक है, और ये एक साइट है playground.tensorflow.org। इसमें अगर हम जाने के बाद चेक कर सकते हैं कि हमारा न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करता है, वो बाय एग्जांपल देके मॉडल ट्रेन कैसे होता है वो दिखाया गया उसमें। तो ये साइट है। अगला आता है डीप मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन। हमारे पास 2012 2012 तक
डीप मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन पे काम नहीं था। उससे पहले हम 2-3 लेयर पे काम करते थे, तो प्रॉब्लम क्या होता था, वैनिशिंग ग्रेडियंट पकड़ा। उस वक्त हमारे पास रेलू नहीं आया था, तो मॉडल बहुत छोटा होता था, मॉडल ओवरफिट कर जाता था, और कंप्यूटेशनल पावर बहुत हाई था क्योंकि हमारे पास जीपीयू नहीं था। उसके बाद जीपीयू आया, लॉट्स डाटा का साइज इंक्रीज कर गया और एल्गोरिथम भी बहुत सारा आ गया, तो हम काम करते हैं मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन पे। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में हम एक चीज ये देखते हैं कि अगर हम डीप न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं तो हमारा क्या होता है, डाटा ओवरफिटिंग कर जाता था। जैसे हमारा डाटा पहले 2012 से पहले डाटा ओवरफिट करता था, उससे हम बचने के लिए हमको बचना है ओवरफिटिंग से। तो हम मशीन लर्निंग में पढ़ते थे कि एक डिसीजन ट्री पढ़े थे। डिसीजन ट्री में क्या होता था कि अगर हमारा ट्री का साइज बहुत इंक्रीज कर गया तो मॉडल ओवरफिट करेगा और हाई वेरिएंस होगा। तो उससे बचने के लिए हम रैंडम फॉरेस्ट इंसॉम्बल मॉडल यूज करते थे। इंसॉम्बल मॉडल रैंडम फॉरेस्ट और ग्रेडियंट डिसेंट ग्रेडियंट जीबीडीटी यूज करते थे। तो उसमें होता क्या था कि हम कुछ रोज को छोड़ देते थे, सो ड्रॉप सम रोज, और बहुत सारा ट्री को बनाते थे, और जो मेजोरिटी वोट आता था उसको हम कंसीडर करते थे। तो हमारा इंसॉम्बल मॉडल ये बोलता है कि बेटर द बेस मॉडल द हायर इज योर एक्यूरेसी। तो सेम चीज हम यहाँ करेंगे कि हम कुछ चीज को कुछ न्यूरॉन को ड्रॉप कर देंगे, जैसे इसको ड्रॉप कर दिए, इसको ड्रॉप कर दिए, कुछ कुछ को ड्रॉप कर दिए। आफ्टर ड्रॉपिंग इसको बोलते हैं ड्रॉप आउट लेयर। ड्रॉपिंग क्या होगा, तो हमारा सीधा क्या बोलते हैं, रैंडम फॉरेस्ट जैसा काम करेगा, तो एक्यूरेसी इंक्रीज करेगा। तो इसलिए हम ड्रॉप आउट यूज करते हैं। ड्रॉप आउट का वैल्यू होता है, पी वैल्यू होता है, वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है। और अगला आता है रेलू यूनिट। रेलू यूनिट वो वैनिशिंग ग्रेडियंट जो हमारा सिग्मॉइड और 10H में आता था, उसको वो हटा देगा। तो इसके लिए हम रेलू एक्टिवेशन फंक्शन बाद में आया, रेलू एक्टिवेशन फंक्शन को देखते हैं। लेकिन रेलू एक्टिवेशन का वैल्यू होता है कि z प्लस इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 0, इसका ग्राफ ये होगा। 0 के बाद 0 से निगेटिव में वैल्यू 0 देगा, और उसके बाद y इक्वल टू x वाला ग्राफ देगा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 से छोटा के लिए वैल्यू 0 देगा और बड़ा के लिए 1 देगा। लेकिन ये वाला का ग्राफ ये आता है, ये ग्राफ आता है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि 0 पे ये डिफरेंशिएट नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर देगा, क्योंकि एक पॉइंट ये है 0 पे वैल्यू 0 प्लस पे वैल्यू 1 दे रहा है, 0 माइनस पे वैल्यू 0 दे रहा है। तो यहाँ पे 0 पे डेड एक्टिवेशन के लिए जैसा बिहेव करेगा। तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक और चीज यूज किया गया बाद में, लीकी रेलू। लीकी रेलू क्या होता है कि जब छोटा होता है x से, तो स्मॉल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये सही से काम करता है। तो एडवांटेज ऑफ रेलू क्या होगा, स्पीड मेरा कन्वर्जेंस में होगा और इजी टू कंप्यूट होगा। इसका जो डिमेरिट्स है कि डेड रेलू होता है पॉइंट एट 0 पे, तो हम लीकी रेलू से रिप्लेस कर देंगे तो मेरा सही हो जाएगा। अब बताता है वेट इनिशियलाइजेशन का। वेट इनिशियलाइजेशन में हम बहुत सारा टेक्निक होता है, उस पर हम आते हैं। लेकिन पहला चीज ये है कि अगर हम मेरा वेट कांस्टेंट है तो क्या सही रहेगा। हमारे वेट सब एक न्यूरल नेटवर्क के लिए पूरा वेट कांस्टेंट है, तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि सब बार बार हम अपडेट करेंगे तो वो सेम वैल्यू देगा, सबका सेम ग्रेडियंट अपडेट होगा, तो ये सही नहीं है। तो ये हमारा इंसॉम्बल मॉडल होता है कि मोर डिफर द बेस मॉडल और द बेटर इज द आउटपुट ऑफ इंसॉम्बलिंग। ये हमारा, तो हम वेट को कांस्टेंट नहीं रख सकते। दूसरा चीज होता है कि अगर हम लार्ज निगेटिव वेट ले लेंगे, लार्ज निगेटिव वेट लेंगे, तो ये हमारा W ट्रांसपोज x इक्वल टू W ट्रांसपोज x का वैल्यू ये हमारा निगेटिव होगा। तो यह मेरा रेलू जब z से 0 से छोटा होता है तो ये वैल्यू 0 देता है, तो यहाँ पे 0 वैल्यू दे देगा, f ऑफ z इक्वल टू 0। तो ये भी एक हमारा डिमेरिट्स है कि हम लार्ज निगेटिव वैल्यू यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अब आइडिया आता है कि पहला आइडिया ये है कि हम स्मॉल वेट यूज करें सब, लेकिन 0 यूज नहीं करें। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करें विथ मीन 0 और वेरिएंस सिग्मा, और सिग्मा का वैल्यू छोटा होना चाहिए। उसके बाद दूसरा इनिट स्ट्रेटजी होता है कि हम यूनिफॉर्म इनिट स्ट्रेटजी यूज करते हैं। यहाँ पे एक होता है फैन इन प्लस फैन आउट। फैन इन होता है कि न्यूरल नेटवर्क में कितना नंबर ऑफ इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, तो इसको तो ये होता है हमारा यूनिफॉर्म के लिए, और ये होता है हमारा, एक होता है कि हमारा ये यूनिफॉर्म के लिए होता है, ये नॉर्मल के लिए हम लिखे नहीं है। और उसके बाद एक होता है कि तीसरा स्टेप होता है ग्लोरट और जेवियर। ये नॉर्मल के लिए का फॉर्मूला है और ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, दोनों से कोई यूज कर लेते हैं।
फिर उसके बाद ही इनिशियलाइजेशन आता है, ही वाला यूज कर लेंगे, कोई नॉर्मल के लिए ये है, यूनिफॉर्म के लिए ये है। अगला आता है टर्म होता है बैच, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते कि कौन सा वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक अच्छा है, कोई भी यूज करेंगे, वो डिपेंड करता है कि मॉडल टू मॉडल पे, कोई किसी के बारे में कह नहीं सकते ये ज्यादा एक्यूरेट है। अगला आता है कि बैच नॉर्मलाइजेशन। बैच नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि हम उसको नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं या मीन मैक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, मीन मैक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ठीक है, बैच नॉर्मलाइजेशन से करने से साथ ये अच्छा ही होता है कि हमारा मीन सबका 0 हो जाता है और वेरिएंस डिफर करता है। तो ये इंटरनल कोवेरिएंस शिफ्ट होता है कि अगर 3 डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस सबका मीन अलग अलग है, तो इंटरनल कोवेरिएंस शिफ्ट से हम बच सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए हम बैच इनिशियलाइजेशन यूज करते हैं। अगला चीज आता है कि कॉन्वेक्स फंक्शन और नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन। कॉन्वेक्स फंक्शन क्या आता है कि कोई ग्राफ है, उसका हम 2 रीजन आएगा, 2 रीजन को अलग अलग 2D ग्राफ है, उसको 2 रीजन को अलग अलग सेट कर देंगे, तो 2 पॉइंट लेंगे और वो पॉइंट को अलग कनेक्ट करेंगे, तो वो अगर एक ही रीजन से पास करेगा तो उसको कॉन्वेक्स फंक्शन बोलते हैं। जैसे ये कॉन्वेक्स फंक्शन, और लेकिन ये यहाँ पे 2 पॉइंट लिए, एक ये और एक ये पास किए, एक लाइन पास किए, तो दोनों अलग अलग बीच में एक दूसरे क्या बोलते हैं रीजन से पास करा, तो इसको नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन बोलते हैं। इससे कॉन्वेक्स फंक्शन में क्या मेरा है लेना देना, क्योंकि इसमें जो ग्लोबल मिनिमा और लोकल मिनिमा दोनों सेम है, और इसमें लोकल मिनिमा और ग्लोबल मिनिमा दोनों अलग अलग है। ठीक है, इसमें होता है क्या कि एसजीडी जब हम यूज करते हैं, एसजीडी एल्गोरिथम यूज करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आके सैडल पॉइंट पे स्टक कर जाएगा, फिर ये आगे अपडेट के लिए नहीं जाएगा। ये एसजीडी का डिमेरिट्स है कि ये जब नॉन कन्वेक्स फंक्शन होता है तो कहीं पे स्टक कर जाएगा, तो वो फिर जल्दी कन्वर्ज होता नहीं है, तो हमारा मॉडल अच्छा से ट्रेन होता नहीं। तो ये हमारा कॉन्वेक्स फंक्शन और नॉन कन्वेक्स फंक्शन के लिए कब यूज करते हैं। अब आता है कि ऑप्टिमाइजर कौन से यूज करेंगे। हमारे पास बहुत सारा ऑप्टिमाइजर है, जैसे हम एसजीडी यूज किया, एसजीडी का डिमेरिट्स था कि वो नॉन कन्वेक्स फंक्शन पे स्टक कर जाएगा सैडल पॉइंट पे, तो उसके लिए हम एसजीडी विथ मोमेंटम यूज करते हैं। एसजीडी प्लस मोमेंटम का फॉर्मूला हमारा ये वाला है, ये फॉर्मूला है हमारा एसजीडी। एक थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, ये वाला जो आप ग्राफ देख रहे हैं थोड़ा क्लियर नहीं है, ये एसजीडी यहाँ से जा रहा है, एसजीडी जा रहा है कन्वर्ज कर रहा है, ये थोड़ा नॉइजली कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन ग्रेडियंट डिसेंट डायरेक्टली कन्वर्ज कर जा रहा है। तो एसजीडी के साथ दिक्कत है कि नॉइजली कन्वर्ट करेगा, तो हम इसी टाइप का नॉइज को बचाने के लिए रिकर्सिव एल्गोरिथम लगाए और ये हमारा सॉल्व हो जाता है, या एसजीडी प्लस मोमेंटम। उसके बाद अगला आता है ऑप्टिमाइजर, नैग ऑप्टिमाइजर। इसका भी कुछ ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद अगर एडा ग्रेड है, ये सब हम लिख दिए। उसका नेक्स्ट आता है कि एडा डेल्टा और आरएमएस प्रॉप, इसका भी ठीक है, लेकिन ये सबसे बेस्ट होता है एडम ऑप्टिमाइजर, अक्सर हम ये यूज करते हैं। तो एडम ऑप्टिमाइजर का फॉर्मूला ये होता है डब्ल्यू, ये गिवन हम इसको लिख दिए। तो अब बात आता है कि कौन कब यूज करें। ये हमारे पास बहुत सारा है, मिनी बैच, मोमेंटम एंड नैग, एडा ग्रेड, एडा डेल्टा, एडम। अगर मिनी बैच एसजीडी यूज करेंगे, वो स्मॉल न्यूरल नेटवर्क यूज करेंगे तो वो चलेगा, फाइन है। मोमेंटम और नैग के साथ डिफरेंस ये है कि स्लो कन्वर्स करता है, और एडा ग्रेड वो स्पार्स फीचर होगा बहुत, जब हमारे पास कॉलम नंबर ऑफ कॉलम बहुत ज्यादा है और बहुत सारा वैल्यू नल है, 0 है, तो हम एडा ग्रेड यूज करते हैं। और एडम ऑप्टिमाइजर बहुत फास्टेस्ट एल्गोरिथम होता है। ये ग्रेडियंट मॉनिटरिंग और क्लिपिंग होता है कि हम हर इपॉक के बाद हम अपने वेट को देखें कि कैसा मेरा वेट अपडेट हो रहा है, क्या है नहीं है, तो एक होता है कि ग्रेडियंट क्लिपिंग। अब आता है कि सॉफ्ट मैक्स एंड क्रॉस एंट्रोपी फॉर मल्टी क्लास क्लासिफायर। हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करते हैं, तो बाइनरी क्लासिफिकेशन होता है। बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या होता है, या 0 होगा या 1 होगा। और अगला होता है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। इसमें या अगर एमनिश डेटा यूज करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक हमको फाइंड करना होता है। तो उसमें क्या होगा, या 0 होगा या कोई नहीं होगा। 0 होगा तो उसके बाद कोई नहीं होगा, 1 होगा तो 0 से लेके 2 तक कुछ नहीं, 0 से लेकर 9 तक नहीं कुछ नहीं होगा, ओनली 1 होगा, तो इसको 1 वर्सेस रेस्ट बोलते हैं। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्लस मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन को सॉफ्ट मैक्स बोलते हैं। सॉफ्ट मैक्स का ये होता है, इसको प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी से कि जो हमारा अगर के क्लासिफिकेशन है तो 1 के लिए कितना देगा, 2 के लिए क्या देगा, प्रोबेबिलिटी वैल्यू 3 के लिए क्या देगा, और के लिए क्या देगा। जो सबसे मैक्सिमम देगा उसको हम चूज करते हैं कि ये हमारा आउटपुट होगा। तो टोटल का सम 1 होता है। ठीक है,
तो ये हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में होता है और ये हमारा सॉफ्टमैक्स के केस में होता है। अगर हमारा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होगा उसके केस में ये फॉर्मूला होता है मशीन लर्निंग में। तो अगला आता है हाउ टू ट्रेन ए डीप मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। पहला होता है डाटा को नॉर्मलाइज कर देंगे। डाटा नॉर्मलाइज करेंगे तो हमारा एक्यूरेसी ज्यादा अच्छा आता है। उसके बाद वेट कोई भी किसी से लगा देंगे, जेवियर ग्लोडर या सिग्मा से या ही नॉर्मल से, ठीक है। उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन यूज करेंगे 10H सिग्मा या क्या रेलू। उसके बाद बैच को नॉर्मलाइज कर देंगे, ऑप्टिमाइजर यूज करेंगे, अक्सर एडम यूज करते हैं। उसके बाद हाइपर पैरामीट्रिक ट्यूनिंग देखेंगे कि कौन कितना इफेक्ट कर रहा है। उसके बाद लॉस फंक्शन लगा देंगे। उसके बाद एक प्लॉट ड्रॉ कर लेंगे लॉस वर्सेस इपॉक के बीच में। तो बस ओवर फिटिंग से हमारा बचना। तो इतना ही था थ्योरी पार्ट। अब हम आते हैं इसका कोडिंग पार्ट। तो यह कोडिंग पार्ट है। पहला कोडिंग पार्ट डायरेक्ट कोडिंग है, दूसरा है स्क्रैच से कोडिंग। ये कुछ एरर दे रहा है क्योंकि हम अपने सिस्टम में रन कराए हैं। ये अगर आप कोलैब पर रन करेगा तो परफेक्टली रन करेगा। हमारे सिस्टम में टेंसरफ्लो नहीं है, तो ये हमारा टेंसरफ्लो पहले हम इंस्टॉल कर लिए, ठीक है। उसके बाद ये करते हैं क्या कि ये जो हमारा सेकंड है, ये है हमारा डायनेमिक कर्व ड्रॉ करने के लिए कि हम इपॉक हर इपॉक में के बाद हर जो मेरा मॉडल ट्रेन हो जाएगा उसके वैलिडेशन और ट्रेन लॉस के बीच में जो कर्व ड्रॉ होगा इसके लिए, ठीक है। हम एमनिश डेटा सेट यूज कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट एमनिश डेटा सेट टेंसरफ्लो से हम लोड कर लिए। यहाँ पे एमनिश डेटा सेट का ट्रेन साइज 60,000 है, टेस्ट साइज सॉरी 10,000 है, और मेरा शेप ये 3D शेप में जाएगा तो 28x28 डायमेंशन में कन्वर्ट होगा। तो हम इसको 2D में कन्वर्ट करते हैं। तो 2D में कन्वर्ट करेंगे 28x28 को ये 784 में कन्वर्ट कर देगा। 784 में इसको कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू 0 पे है और मैक्सिमम वैल्यू 255 पे है। तो इसको हम नॉर्मलाइजेशन लगाए। नॉर्मलाइजेशन टेक्निक ये है कि x माइनस एक्स मिनिमम मिन मैक्सिमम इसको मिनिमाइजेशन लगाए, और x माइनस मिनिमम तो ये सीधा 255 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा मिनिमाइज हो जाएगा, मिन मैक्स इसका अलग लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हर वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। इसके बाद ये हमारा अब y के बारे में आता है। y मेरा क्या 0 से लेकर 9 तक है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1 वर्सेस रेस्ट वाले में, या तो सब जीरो होगा कि कोई एक वैल्यू 1 होगा। तो इसके लिए हम तो कन्वर्ट कैटेगोरिकल वैल्यू ये वाला फंक्शन लगा देंगे तो इससे कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें एक आउटपुट दिखाया है इमेज 5 के लिए कि 5वां इमेज के लिए 5 पे 1 दिखा रहा, बाकी सब पे 0 दिखा रहा, ठीक है। अब आता है कि सीक्वेंशियल और डेंस एक्टिवेशन सबको इंस्टॉल कर लिए टेंसरफ्लो के राज से, ठीक है। मेरा आउटपुट क्या देगा, 0 से लेकर 9 तक वैल्यू देगा, तो ये आउटपुट डायमेंशन 10 होगा, ठीक है। इनपुट डायमेंशन हमारा नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज क्या है 784 है, ठीक है। और नंबर ऑफ इपॉक 20 लिए और बैच साइज 128 करके पास करेंगे। मिनी बैच एसडीडी ले रहे हैं, ठीक है। तो हम सिंगल लेयर यूज कर रहे हैं, सिंगल लेयर नॉट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से जितना भी पार्ट है ना इम्पोर्टेंट है, इस पार्ट को ना हम लोग ये मतलब धीरे धीरे डिस्कस करेंगे यहाँ से, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। हाँ, ये फिर से एक सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। 40 मिनट खत्म होने वाला है, तो हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेके, ठीक है सर, फिर से स्टार्ट करते हैं। फिर से स्टार्ट करते हैं 5 मिनट का ठीक है ब्रेक सर, फिर से लेके, स्टार्ट करते हैं। ताकि अब यहाँ से जो सेशन होगा ना इसको धीरे धीरे बताना है ना, क्योंकि ये बहुत एसेंशियल पार्ट है कि डेंस कैसे लगा, कितना डेंस ऐड किए, सीक्वेंशियल ऐड किए तो क्या हुआ, सीक्वेंशियल का क्या मतलब है ना। छोटा छोटा यहाँ से बहुत मिलिट्री कंपोनेंट होगा। यहाँ तक बाकी सबके लिए यही है नॉलेज। यहाँ तक हम लोगों ने डेटा को लोड किया, डेटा को हमने उसको स्केल किया, और अभी डेटा हमारा रेडी है, तैयार है, जिसको हम मॉडल में फिट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करेंगे अभी हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर से नया सेशन मैं बोलूंगा तो ज्वाइन, ठीक है। ओके सर।